हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे ब्लैक माउंटेन एकेडमी पे। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में एक बम्पर वैकेंसीज़ हैं क्लर्क की। उन्हीं के लिए आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पे लगभग एक सुनामी आई हुई है कंटेंट की। बट दोस्तों इस सब के बीच हमने जो नोटिस किया वो ये था कि लोग प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं, सारी चीज़ें करा रहे हैं। बट इस तरह के पेपर में, इस लेवल के पेपर में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 50 क्वेश्चंस उसमें जो हैं सोशल साइंस यानी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से आएंगे, तो दोस्तों उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कई लोग ऐसे राइटिंग और ये सब चीज़ें करा रहे हैं। बट भाई कट ऑफ तो सब में से बनेगी ना, कट ऑफ तो इसमें से बनेगी। तो दोस्तों मेरा टारगेट ये है कि पेपर से पहले आप लोगों को जितना हो सके ये स्टैटिक जेके को और करंट अफेयर्स को जो है रिवाइज करा दिया जाए। इससे ये होगा कि आप लोग अगर इस पोर्शन में अच्छा स्कोर करके जा रहे होंगे, मान लीजिए 50 क्वेश्चन ये हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश वाले भी हैं, तो ये 70 क्वेश्चन हैं। तो पिछला जो कट ऑफ था वो 55 टू 60 के बीच में टॉपर्स निकल के आ गए थे। ठीक है, जो 2022 में पेपर हुआ था। ठीक है, और मैंने ये जो वन लाइनर्स हैं, ये मुझे लगता है कि ऐसे वन लाइनर्स हैं जो आपका पूरा सिलेबस बहुत जल्दी से रिवाइज करा देंगे। और ये सिलेबस के आसपास हैं। ये ज़्यादातर जो हैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर उपलब्ध है, जो अभी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया है, जो ऑफिशियल साइट पे उपलब्ध है, आप लोग उसको लगाइए जाके अगर नहीं लगाया है तो। ठीक है, उन सारी चीज़ों के आसपास के वन लाइनर्स हैं। और मुझे लगता है ये 50 क्वेश्चंस जो हैं एकदम ऐसे होने चाहिए कि इसमें से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ ताकि इस लिस्ट में आ पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे, बट सारी ही चीज़ें ज़रूरी हैं और ये 50 क्वेश्चंस को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। सो लेट्स बिगिन। और मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को हिंदी में कंटेंट दिया जाए। अगर कहीं पे हिंदी वाली मिस्टेक्स मिलती हैं तो उसको माफ़ किया जाए। दोस्तों हम लोग कोशिश यही कर रहे होते हैं कि अंग्रेजी में हमारी चीज़ें ज़्यादातर रहें, पर हमने इंग्लिश में, हिंदी में कोशिश की है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम भूगोल से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों शुरू में हमने यही किया है कि कुछ कुछ सेक्शंस से जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं वो इसीलिए कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ की वो। इसके अलावा भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम मिस कर रहे हैं तो आप सजेस्ट करिए, हम उस पर वन लाइनर्स इसी रूप में आप लोगों को लेके आएंगे। और हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम सबसे पहले 1000 वन लाइनर्स कराए जाएँ। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरा टारगेट तो ये है कि पेपर में जाने से पहले आप लोगों को 5000 कम से कम वन लाइनर्स करा दिए जाएँ। ठीक है, वन लाइनर्स 5000 वन लाइनर्स आपको करा दिया जाए। उससे ये होगा कि आप लोगों की बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होगी। तो इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको लगभग 1000 वन लाइनर्स देने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 ऋतुएँ हैं, कौन कौन सी? वसंत ऋतु किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों। मार्च और मई के महीने में जो महीने होते हैं अंग्रेजी में, उन्हीं को हिंदू पंचांग में वसंत ऋतु कहते हैं दोस्तों। ग्रीष्म किसको कहते हैं? मई और जुलाई को ग्रीष्म कहते हैं। वर्षा ऋतु किनको कहते हैं? जुलाई और सितंबर। ठीक है, यानी कि जो अभी चल रही है उसको वर्षा ऋतु कहते हैं। अभी हम अगस्त में हैं। ठीक है, जुलाई से शुरू हुआ था वर्षा ऋतु और सितंबर तक रहेगा। शरद किसको कहते हैं? फिर शरद कहते हैं सितंबर और नवंबर के बीच में। हेमंत किसको कहते हैं? नवंबर से जनवरी के बीच में। और शिशिर फिर आता है। शिशिर कब आता है? जब तड़ाके की ठंड पड़ती है एकदम ठिठुरा देने वाली, तो उसको शिशिर कहते हैं। ये जनवरी टू फरवरी में आती है। ठीक है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। लगभग 600 मीटर है पूर्वी घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट की जो लगभग औसत ऊंचाई है वो कितनी है? लगभग 600 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये जिंदागढ़ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। और इसकी ऊंचाई कितनी है जिंदागढ़ की? 1690।
ठीक है। पूर्वी घाट महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा कटे छोटे और असतत डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। जो पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट जो है वो क्या है, वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा जो छोटे छोटी डिसकंटिन्यूटीज़ काटी गई हैं उनके द्वारा बना हुआ है। पश्चिमी घाट क्या है, ये सह्याद्री के उसमें है कि सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। अन्नामुडी की हाइट कितनी है, 2695 मीटर। ये कहाँ पे है, ये केरल में है। पश्चिम और पूर्वी घाट जो है नीलागिरी पहाड़ियों से मिलता है। जो इनके बीच का है, पश्चिम और पूर्वी घाट के बीच का जो पॉइंट है वो नीलागिरी पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, ठीक। सौरमंडल में शनि या सैटर्न के पास आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सबसे अधिक चंद्रमा मून्स है। ठीक है, तो सबसे अधिक चंद्रमा या मून किसके पास है, तो वो सैटर्न के पास है, सैटर्न के पास आधिकारिक रूप से। ठीक है, और बृहस्पति और चंद्रमा, ठीक है, गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो गैनीमीड, बृहस्पति का जो चंद्रमा है जिसको गैनीमीड कहते हैं, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। ठीक है, बुध, मरकरी और शुक्र, वीनस सौरमंडल के ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, वीनस सौरमंडल के ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है दोस्तों, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह अपने धन CO2 वायुमंडल के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव से सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह औसत 475 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रह अपने घने CO2 वायुमंडल के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा घन होने के कारण, ये वायुमंडल का सबसे के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव से सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, 475 सेल्सियस इसका टेम्परेचर है दोस्तों। मंगल ग्रह के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे कि फोबस। ठीक है, मंगल ग्रह के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे कि फोबस और डीमोस। ठीक है, फोबस और डीमोस जो हैं 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगल के। नेपच्यून वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है। ठीक है, ट्राइटन है जो विपरीत दिशा रेट्रोगेट ऑर्बिट में परिक्रमा करता है। नेपच्यून वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है जो विपरीत दिशा रेट्रोगेट ऑर्बिट में परिक्रमा करता है। ठीक है, नेपच्यून वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा कहाँ है, 23.5 डिग्री सेल्सियस जो है भारत के 8 राज्यों को काटता है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा किस पे है, 23.5 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इस पर जरूर क्वेश्चन आता है दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से भी। ठीक है दोस्तों, चलिए। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप है और भारत का पहला द्वीप जिला है। ठीक है, पहला द्वीप जिला है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी क्या है, माजुली है। ये कहाँ पर है, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। उड़ीसा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। ये कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, पानी की झील, ये लगून है। यह 1981 में भारत की पहली रामसर साइट बनी थी। तो भारत की पहली रामसर साइट बनी कौन सी थी, वो भी पूछ लिया जाए तो 1981 में कौन सी बनी, चिल्का झील बनी, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़े खारे पानी की झील या लगून है। नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीप भारत के मुख्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से बहती हैं और ज्वार नदमुख ईस्टुरी बनाती हैं। ठीक है, ईस्टुरी बनाती हैं, रिफ्ट वैली से बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीप भारत की मुख्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती किस तरफ, पश्चिम, वेस्टर्न बहने वाली नदियां हैं। ठीक, ये क्या रिफ्ट वैली से गुजरती हैं और ईस्टुरीज बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती हैं
और पराबैंगनी यूवी किरणों को सोखती हैं। इसकी मोटाई डॉप्सन यूनिट डीयू में मापी जाती है। ओजोन परत समतप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में मापी जाती है। ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और पराबैंगनी यूवी किरणों को सोखती है। इसकी मोटाई को किस में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में डीयू में मापी जाती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है, बैरन आइलैंड है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में स्थित है। ठीक है, तो बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार में। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे? बैरन आइलैंड पे। लोकटेक झील जो है मणिपुर वाली, लोकटेक झील मणिपुर उत्तर पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मीठे पानी की कहाँ पे है? ये मणिपुर में की सबसे बड़ी झील है, जो तैरते हुए फुमड़ी और कैबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तैरते हुए फुमड़ी और कैबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। दलदली और पीठ युक्त मृदा पीटी सॉइल मुख्य रूप से जल भराव वाले तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जल भराव वाले क्षेत्र में। कौन सी? दलदली जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? जल भराव वाले तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसमें कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता होती है दोस्तों, इसमें कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता होती है। ठीक। अल नीनो प्रशांत महासागर की भूमध्य रेखा समुद्री धारा का गर्म होना है। अल नीनो क्या है? प्रशांत महासागर की भूमध्य रेखीय समुद्री धारा का गर्म होना है, जो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये भारतीय मानसून पे नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है दोस्तों। ये कहाँ होता है? ये प्रशांत महासागर की जो भूमध्य रेखा है, समुद्री धारा जब वो गर्म होती है तो उसका है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहाँ मौसम संबंधी सभी घटनाएं वर्षा, बादल, तूफान घटित होते हैं। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, तो सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों? ट्रोपोस्फियर है, जहाँ मौसम संबंधी सभी घटनाएं वर्षा, बादल घटित होते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हमने ये 20 क्वेश्चंस जो थे जो आप लोगों के पिछले प्रीवियस ईयर्स में आए थे वो थे। अब मैं आप लोगों को इसी तरह से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या उसमें दिए हुए हैं जो पेपर दिया हुआ है उसी तरह के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल मिला के आज हम लोग 1000 वन लाइनर्स कर रहे होंगे। ठीक। होम रूल लीग, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक, बेलगांव इसका मुख्यालय था। केसरी और मराठा इनके अखबार थे, किसके? बाल गंगाधर तिलक के। होम रूल लीग जो थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की। एनी बेसेंट ने भी शुरू की। इनका मुख्यालय क्या था? अडियार था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनके द्वारा जो प्रकाशित पत्रिकाएं अखबार थे। ठीक। तो दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट जो है 1916 में 2 फ्रंट पे चल रहा था। एक बाल गंगाधर तिलक जी लीड कर रहे थे जो कि बेलगांव कर्नाटक वगैरह से थे। दूसरा अडियार मुख्यालय बना के एनी बेसेंट चला रही थी। तो 1916 में हुआ ये। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से हुआ। तो 1829 में इस पर सवाल आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो 20-20 क्वेश्चन ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, हिस्ट्री और इतिहास का वो बना के हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से किया गया। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं। कब? 1828 में की स्थापना की, जो एक ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा के विरोध पर आधारित है। ठीक है, तो 1828 में जो इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया वो एक ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा के विरोध में था। किन्होंने बनाया? राजा राम मोहन रॉय ने बनाया। ठीक है दोस्तों, मस्त चल रहा है मामला। ज्योतिराव फूले 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और जातिगत उत्पीड़न पर गुलामगिरी पुस्तक लिखी। तो गुलामगिरी पुस्तक किन की है? ज्योतिराव फूले की है। इन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज बनाया जो कि कास्टिज्म के खिलाफ था। विधवा पुनर्विवाह संघ 1860 की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित M.G. रनाडे ने की, जबकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह संघ की अगर बात किया जाए
तो ये विष्णु शास्त्री पंडित और एम जी रनाडे ने किया। जबकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो आया वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ने भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत की। तो ये डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत 1909 में अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा उपलब्ध करवाई दोस्तों। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 ने प्रांत में द्वैध यानी कि डयार की सिस्टम प्रणाली को लागू किया। द्वैध शासन यानी कि डयार की शासन प्रणाली को लागू किया। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा तथा मोहनजोदड़ो 1922 में आर.डी. बैनर्जी द्वारा खोजा गया। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल 1921 में दयाराम साहनी द्वारा और मोहनजोदड़ो 1922 में आर.डी. बैनर्जी द्वारा खोजा गया दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन सुत, पहला उपदेश को क्या कहा गया है, धम्म चक्र प्रवर्तन सुत सारनाथ में दिया। ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ। इनको ज्ञान जो है बोध गया में प्राप्त हुआ। और महानिर्वाण जो है कुशीनगर में मिला। इनको महानिर्वाण कहाँ मिला, कुशीनगर में मिला। ठीक है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, धम्म चक्र प्रवर्तन जिसको कहा गया सारनाथ में, और ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई। और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब है जब दुनिया छोड़ दी इन्होंने। 1857 में की क्रांति का औपचारिक प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ, जहां विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 1857 की क्रांति का औपचारिक प्रारंभ जो है 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। कब हुआ था, मेरठ में 10 मई 1857 को हुआ। ठीक है। चलिए भाई, चलिए हो गया ये 11वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई। पहला अधिवेशन बॉम्बे में डब्ल्यू.सी. बैनर्जी या व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में हुआ दोस्तों। ठीक है। मतलब देखिए यार, कलर की लेवल का पेपर है, इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, तो हमको वो लेवल मेंटेन करना होगा और ना इससे कम पूछा जाएगा, ये भी बात सही है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। किसको, बंगाल विभाजन को। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यानी कि सेकंड द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है। ये प्रवासी दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है ये दिन। ठीक है। 9 जनवरी 1915। 1917 में चंपारण बिहार से पहला सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है। पूना एक्ट 1932 यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ। पूना पैक्ट 1932 में यरवदा जेल में हुआ महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में, जिसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के बजाय आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय रिजर्व सीट बना दी गई एससी समाज के लिए। ये कब हुआ, ये किसके तहत हुआ, ये पूना पैक्ट 1932 के तहत यरवदा जेल में आदरणीय गांधी जी और आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज आईएनए का पुनर्गठन किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज आईएनए का पुनर्गठन किया। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा भी दिया इन्होंने। ठीक है। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी को अमृतसर में हुआ। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का दिन था, अमृतसर में हुआ। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई और इसके विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का स्थापना की और 23 मार्च 1931 को उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। तो नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई, तो आदरणीय भगत सिंह के द्वारा, शहीद भगत सिंह के द्वारा। कब, 1926 को बना दी गई और 23 मार्च 1931 को इनको जो है इन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी की मृत्यु 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान
पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के कारण हुई। तो लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी भी कहते थे, उनकी मृत्यु 1928 में हुई। किस में? वो साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज, एक प्रदर्शन को नेतृत्व कर रहे थे, वहीं पे लाठी चार्ज हुआ, उनको यहाँ पे लाठी लग जाती है और इनका मृत्यु हो जाती है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई। ये सोहन सिंह भाकना हरियाणा के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है भाई, ठीक है, इसको रट लो। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह ने अंजाम दिया। तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह ने अंजाम दिया था। काकोरी ट्रेन डकैती को 1925 में, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह पे आ जाते हैं अब, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी, ठीक है। तो बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? बरदौली सत्याग्रह आपको देखने को मिलता है 1928 को। ये किसने लीड किया? इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया। और यहीं की महिलाओं ने, कहाँ की? बरदौली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी? सरदार की उपाधि दी दोस्तों। चलिए, कैबिनेट मिशन 1916, कैबिनेट मिशन 1916 में पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर शामिल थे। तो उस कैबिनेट मिशन जो आया, उस मिशन में कौन कौन शामिल थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। इसमें भारत की संविधान सभा का ढांचा तैयार किया, इसमें भारत की संविधान सभा का ढांचा तैयार किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि समर्थन, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ? 1897 में। और 1893 में शिकागो धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया। 1893 में प्रसिद्ध भाषण दिया इन्होंने, और वहाँ से आकर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 3 साल बाद में, ठीक है भाई। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजयों के कारण वी.ए. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ये किस वंश से थे? गुप्त वंश से थे। किन्होंने कहा? वी.ए. स्मिथ ने कहा। फाहयान चीन और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। फाहयान जो है चीन से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए, जबकि हेमंतसांग जो है ये कब आ रहे हैं? हर्षवर्धन के शासनकाल में आ रहे हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और भूका राय भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर की, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और भूका राय भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर की दोस्तों। चलिए, दीन इलाही 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया यह समेकित धर्म मार्ग था, जिसे स्वीकार करने वाला हिंदू बीरबल था, ठीक है। दीन इलाही 1582 में मुगल सम्राट अकबर ने शुरू किया और ये सब धर्मों के लिए बना हुआ था, समेकित धर्म का मार्ग था, जिसे बीरबल ने स्वीकार कर लिया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में हराया और कन्नौज के युद्ध 1540 में हराकर दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना की और इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया दोस्तों, ठीक। तो ये जो क्वेश्चंस थे, अभी तक 30 क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में और जो आपका डेमो पेपर दिया हुआ है उसमें पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए, अब पॉलिटी से देख लेते हैं कौन से पेपर्स आए हैं, ठीक। अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की स्थापना और शक्तियों का प्रावधान करता है।
तो अनुच्छेद 324 किसकी स्थापना करता है? भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना और शक्तियों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन का गठन किस आयोग अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आर्टिकल 280 के द्वारा। ठीक है, और ये 5 वर्ष में किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा यानी CAG कंट्रोलर एडिटर जनरल के पद का प्रावधान करता है, जिसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, जिसे पब्लिक अकाउंट या पब्लिक फाइनेंस का संरक्षक या गार्जियन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 315। ठीक है, किससे? UPSC और स्टेट PCS से। अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान पार्डन सजा कम करने या रोकने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 72। राज्यपाल को यह शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है, जो कि 72 के माध्यम से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति जी को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन 1976 के द्वारा केवल एक बार संशोधन कर समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन कर 1976 में जो हुआ के द्वारा केवल एक बार संशोधन कर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से 35 कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और ये मौलिक अधिकार हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाता है। तो आर्टिकल 21A किसके बारे में बात करता है? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, जो कि कौन से सन 2002 में आया। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSPs भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और इन्हें गैर न्याय संगत नॉन जस्टिसेबल बताया गया है। तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक यानी DPSPs। ठीक है, DPSPs जो हैं भाग किस में है? भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और इन्हें गैर न्याय संगत यानी नॉन जस्टिसेबल बताया है। देखो दोस्तों, अगर मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आप लोगों को जल्दी रिवीजन करा देना चाहता हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। तो संविधान 61 के अनुच्छेद आर्टिकल 61 के अनुसार के तहत संविधान के उल्लंघन पर महाअभियोग या इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़िया है, इम्पीचमेंट तक पहुंच गए दोस्तों। अगर ये PDF आप लोगों को चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हमारे इस YouTube चैनल के नाम से ही आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको ये PDF उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। धन विधेयक मनी बिल अनुच्छेद 110 केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। तो मनी बिल जो है आर्टिकल 110 में ये लोकसभा में केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। तो मनी बिल के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। ठीक है, वो किस में आता है? आर्टिकल 110 में आता है, और ये केवल लोकसभा में यूज़ किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है। भाग 9 और 11वीं अनुसूची स्वतंत्र भारत में पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में बनी थी।
तो पंचायत राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो लाया गया उसके माध्यम से बनी, ठीक है। और ये संवैधानिक दर्जा मिला इसको, ठीक है, कब 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये भाग 9 में दिया गया है और 11वीं अनुसूची में भी इसका जिक्र है। स्वतंत्र भारत में पहले ही पंचायत जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में बनी, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक क्या है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, अनुच्छेद 51A भाग 4A 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1976 में हुआ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ दिए गए हैं। तो स्वर्ण सिंह की समिति ने एक सिफारिश की, ठीक है, जिनमें मौलिक ड्यूटीज़ यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं आर्टिकल 51A में दी गई हैं, भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में के तहत एक कानूनी वैधानिक अधिकार बना दिया गया। यार देखो, ये बेसिक से फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक आम हिंदुस्तानी नागरिक को पता होने चाहिए। तो आप कोर्ट के क्लर्क बनने जा रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, ठीक है। चलिए, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो लाया गया के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर, पहले ये फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार से हटाकर इसको आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी वैधानिक, एक कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बना दिया गया, ना कि फंडामेंटल राइट। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के अनुच्छेद 76 देश को सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ये आर्टिकल 76 के अनुसार देश का जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ये संसद के दोनों सदनों में बिना वोट दिए बोल सकता है, बिना वोट दिए, वोटिंग राइट इसको नहीं है, बट संसद के दोनों ही सत्रों में आके बोल सकते हैं, ठीक है। एडवोकेट जनरल, राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो हैं, राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल अनुच्छेद 165 राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। एक होता है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। एक होता है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है दोस्तों, ठीक है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मन के वाइमेर संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमेर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के कानूनी प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालयों में परामर्श एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के कानूनी प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकता है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सीटिंग अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा वाले नहीं कर रहे हैं भाई, लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्टेड है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की, क्योंकि ये सबसे उम्रदराज थे इस वक्त में। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। अनुच्छेद 14 के कानून के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में जो दिया गया है कि इन फ्रंट ऑफ लॉ, ये जो है ऑल आर इक्वल, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानूनों के समान संरक्षण अमेरिका से, सॉरी गाइस, तो कानूनों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, जो कि किस चीज़ की गारंटी देता है कि कानून के समक्ष सभी लोग एक बराबर हैं और सबको
एक बराबर संरक्षण मिला गया है। ये अमेरिका से लिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 50 को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। तो संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है दोस्तों। ठीक है। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो कॉन्करेंट लिस्ट और संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग का जो है वो ऑस्ट्रेलिया से अवधारणा लिया गया है दोस्तों। अब इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल जो आए हुए हैं अभी तक वो देख लेते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र एवं उद्योग। ठीक। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है सामरिक उद्योग, पूरी तरह सरकारी अधिकार में होते हैं। ठीक है। 1956 की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। भारत का आर्थिक संविधान किसको कहा जाता है? 1956 की औद्योगिक नीति का। इसमें उद्योगों को 3 अनुसूचियों ए में 17 हैं, राज्य आरक्षित, बी ये राज्य के लिए आरक्षित हैं, बी में 12 हैं। इस पे सवाल आया था कि 1956 की औद्योगिक नीति के द्वारा जो ए और बी और सी में बटी हुई हैं, तो बी में कितने उद्योग हैं? तो बी में 12 उद्योग हैं। मिश्रित, ये मिश्रित हैं, ये मतलब ये प्राइवेट भी हैं, निजी भी हैं। ठीक है। और सी में सी जो है निजी हैं में विभाजित हैं। तो 3 कैटेगरी हुई ए बी सी। ए में 17, बी में 12 और जो कि मिश्रित है सी में बहुत सारी। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें भारी उद्योगों जैसे कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट पर जोर दिया गया। ठीक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से 1961 के बीच में ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया, जिसमें कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट पर बनाए गए इसी योजना के अंतर्गत। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान जो है कृषि पर था दोस्तों, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम 1969 में लागू हुआ, जिसे बाद में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन अधिनियम 2002 कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। ठीक है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम 1969 में लागू किया गया दोस्तों, जिसे बाद में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1945 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई। इसकी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे। और इसका राष्ट्रीयकरण कब क्या हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 1919 को। CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई। बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई। ये ग्रामीण शाखा के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में की गई थी, ग्रामीण शाखा के लिए दोस्तों। ठीक। वस्तु एवं सेवा कर GST 101 संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ये एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट कर है जो विजय केलकर समिति पर आधारित है। विजय केलकर समिति। तो GST 101 संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये विजय केलकर समिति पर आधारित है दोस्तों। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग स्थापन लिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई और ये प्रधानमंत्री इसके पदेन एक्स ऑफिसो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक
MS स्वामीनाथन थे। वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉन्ग हैं इनके जो हरित क्रांति के जनक जो हैं, और भारत के स्तर पर MS स्वामीनाथन है। ठीक है। इसका मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी में गेहूं चावल उत्पादन बढ़ा है। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE 1875 में स्थापित किया गया। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका सूचकांक सेंसेक्स है। ठीक है। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी RBI द्वारा जारी की जाती है, जबकि राज्यकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो फिस्कल पॉलिसी मंत्रालय और मॉनेटरी पॉलिसी RBI। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो सूचकांक है वो सेंसेक्स है दोस्तों। छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं दोस्तों? वैसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जहाँ पे 10 मजदूरों की ज़रूरत है, वहाँ 20 मजदूर लगे हुए हैं। ठीक है। ठीक है। जहाँ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है। लॉरेंज कर्व और गिनी कॉफिशिएंट किस अर्थव्यवस्था में आय की असमानता, इनकम इनइक्वालिटी को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं? ये किस नहीं, किसी है दोस्तों। तो लॉरेंज कर्व और गिनी कोएफिशिएंट किसी अर्थव्यवस्था में इनकम इनइक्वालिटी को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। संस्कृति, कला, विज्ञान एवं खेल, कल्चर, साइंस एंड स्पोर्ट्स। ठीक है। बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ दोस्तों थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, कल्चर, साइंस और ये बताओ, ये शुरू करें? तो कैसा लग रहा है दोस्तों लेवल, कैसा लग रहा है रिवीजन? देखो अब यार, अब इतने कम वक्त में अगर मैं आप लोगों को 5000 वन लाइनर्स कराऊंगा तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप लोग मुझसे उम्मीद करेंगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सारे के सारे बहुत जनरल डोमेन में है। अगर आप पिछले 3 महीने से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सारे जान रहे होंगे। चलिए दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई आप लोगों के पिछले पेपर में 2022 वाले में। स्तरिया स्तरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है जिसे 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा विकसित किया गया है। स्तरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है जिसे 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा विकसित किया गया। ठीक है। ठीक है। तो कथक कथक उत्तर प्रदेश और भारत का प्रमुख शास्त्रीय संगीत है जिसके मुख्य घराने लखनऊ, जयपुर और बनारस है। तो कथक कहाँ का है? कथक उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय संगीत है दोस्तों। दोस्तों कुछ नहीं छोड़ूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। बिहू असम का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य और फसल उत्सव है। किराना घराना हिंदुस्तानी संगीत के संस्थापक अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां थे। पंडित भीमसेन जोशी इसी घराने से थे। तो किराना घराना हिंदुस्तानी संगीत के संस्थापक जो थे अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां थे। ठीक है। और पटियाला घराने की स्थापना उस्ताद बड़े फ़तेह अली बख्श ने की थी। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां इसके प्रसिद्ध गायक थे। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और ई हैं। देखो ये दोस्तों थोड़ा सा मतलब बगैर बुलाए साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है।
ए, डी और ई हैं और के हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यार ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन बी थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। ठीक है, तो बोरेक्स का रासायनिक नाम जो है सोडियम टेट्राबाइट डेकाहाइड्रेट है। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट है, ठीक है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। ये इनका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये अंग्रेजी में गड़बड़ आ गया है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ये ध्यान रखना। सर दोराबजी टाटा 1927 में स्थापित भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। सर दोराबजी टाटा 1927 में स्थापित भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। तो केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक इंडिविजुअल ओलंपिक पदक विजेता थे, जिन्होंने 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। पीटी ऊषा 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ एआईओ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, ठीक है। पीटी ऊषा 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ एआईओ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। रक्त समूह है ए बी और ए बी ओ की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। दोस्तों कुछ ग्लिच आ गया है टेक्निकल। आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, बाकी क्वेश्चंस आगे कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।